नमस्कार साथियों, पिछली बार जो वीडियो हमने बनाया था उसमें अपन ने बात की थी 25 प्रश्नों तक, और आज का जो हम शुरुआत कर रहे हैं प्रश्न नंबर 26 से। तो सीधा चलते हैं कि डेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच लोगन कवित की वो खेल करी जानो है। प्रस्तुत जो पंक्ति है, जो काव्यांश है, उसके रचयिता कौन है? तो इस काव्यांश के रचयिता हैं रीतिमुक्त धारा के रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि, और वो है ठाकुर। ठाकुर की प्रसिद्ध पंक्ति है लोगत कवित की वो खेल करी जानो है, जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछी भी जाती है। यहाँ पर जो 3 ऑप्शन और दे रखे हैं वो भी रीतिमुक्त धारा के ही कवि हैं, जैसे कि गणानंद है। ठाकुर और गणानंद की मिलती जुलती एक पंक्ति है जो भी पहले भी पूछी गई है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें, और वो है कि लोग है लागी कवित बनावत, मोहित तो मेरे कवित बनावत। तो ये थोड़ा सा कवित शब्द इसमें भी आ रहा है और उसमें भी है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखें। और एक बात और यहाँ बताते चलते हैं कि एक रचना है बोधा की, जो प्रसिद्ध रचना है वो तो है विरह वारिश। इसके अलावा एक जो रचना है बोधा और गणानंद की, दोनों की मिलती जुलती, वो है इश्क लता और इश्क नामा। तो जो इश्क नामा है वो बोधा की है, क्योंकि उसमें आपको इस तरह से थोड़ा सा आप यूँ याद रख सकते हैं कि इश्क नामा में जो ना मा आता है, तो ये जो न आ रहा है वो गणानंद में भी आता है। गणानंद जब अपन बोलते हैं तो नंद आता है, तो ये न से और न से थोड़ा सा आप मिला सकते हैं कि इनको दोनों को काट देंगे। तो जो इश्क लता है वो तो है गणानंद की, और जो बोधा की है वो है इश्क नामा। इससे आप याद रख सकते हैं। ठाकुर की 2 रचनाएं हैं, ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक। और आलम की बात करें तो उनकी जो रचना है वो है आलम केली। और यहाँ साथ साथ में कुछ और अगर हम बात करें, जैसे कि बोधा की प्रसिद्ध पंक्ति है जो बार बार पूछी जाती है, ये प्रेम को पंत कराल महा तरवारी की धार पे धावनो है। प्रेम का जो पंत है वो बहुत ही कष्टदायक पूर्ण है, और ये एक तलवार की धार पे धावने के यानी कि चलने के समान है। ये बोधा की प्रसिद्ध पंक्ति है। और यहाँ साथ साथ में हम आलम की भी बात कर लेते हैं कि आलम की जो प्रसिद्ध पंक्ति है वो है कनक छुरी सी कामिनी काहे को कटी छीन। आलम की प्रसिद्ध पंक्ति। तो कुछ जो रीतिकालीन जो कवि हैं उनकी प्रसिद्ध जो पंक्तियां हैं वो पूछी जाती है और आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 27 में, और वो है कि विज्ञान गीता के रचनाकार है। विज्ञान गीता जानते हैं आप, क्योंकि ये केशव की रचना है, और थोड़ी केशव की शुरुआत अगर हम करें तो जो डॉक्टर नगेंद्र हैं वो कहते हैं कि रीतिकाल की शुरुआत केशवदास से होती है, उनको पहला कवि माना है, जबकि आचार्य शुक्ल चिंतामणि को रीतिकाल का पहला कवि मानते हैं। तो केशव प्रसिद्ध भी हैं, और इनका जो रामचंद्रिका का जो संवाद में जो इनको मिली है सफलता, वो वाकई काबिल तारीफ है। तो यहाँ पर आपको याद रखना जैसी बात यह है कि केशवदास प्रसिद्ध हैं, इसलिए उनकी जो रचनाएं है वो तो अपन को याद करनी पड़ेगी। तो विज्ञान गीता यहाँ प्रसिद्ध है। जो विज्ञान गीता जो रचना है वो कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण श्रेणी में इस प्रश्न को अपन नहीं रखेंगे। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि पेपर का पैटर्न जब बनता है तो कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो सामान्य बच्चों के लिए होते हैं, सामान्य से भी नीचे, जो पहली बार या फिर 2-3 महीने की या 4 महीने की या फिर शुरुआती कर रहे हैं कि तैयारी किस प्रकार से करेंगे, तो उनके लिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फिर आते हैं औसत स्तर के, जिन्होंने अच्छी तैयारी की है 6-7, हो सकता है कि साल भर 1.5 साल, तो उनके लिए फिर एक जो प्रश्नों का जो स्तर है वो कठिन हो जाता है। फिर उसके बाद आते हैं, यूँ कह सकते हैं कि 70-100, मान लीजिए कि 100 क्वेश्चन रहते तो 70 तक औसत। फिर जो बाकी जो बचे क्वेश्चन है वो मेरिट का निर्धारण करते हैं कि कौन कह सकते हैं कि सफल होगा या फिर असफल। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि भिखारी दास है, तो भिखारी दास की जो रचनाएं हैं महत्वपूर्ण रस सारांश, काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय आपको याद रखनी है। ग्वाल, यहाँ पे 2 नाम दे रखे हैं, एक तो है ग्वाल और एक है पद्माकर। तो यहाँ देखने वाली बात है कि ग्वाल की एक रचना है जो पद्माकर से मिलती जुलती है। तो ग्वाल की है यमुना लहरी, जबकि पद्माकर की है गंगा लहरी। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। पद्माकर की जो प्रसिद्ध पंक्ति है, जो यहाँ मैं आपको ज़रूर बताते चलता हूँ कि नैन नचाए कहीं मुस्काए लला, फिर आयो खेलन होरी। होली को लेकर के उन्होंने शानदार कविताएं लिखी है, तो उसी में से ये प्रसिद्ध है। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। तो ये रहा अपना प्रश्न नंबर 28 कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मात्र अलंकार निरूपक नहीं है। 28 के बाद से जो क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं, 5-6 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो सीधे सीधे नगेंद्र के इतिहास से उठाए गए हैं। अगर आपने नगेंद्र का इतिहास अब तक नहीं पढ़ा है और शुक्ल का इतिहास अगर अब तक आपने नहीं पढ़ा है तो दोनों ज़रूर खरीद लें, क्योंकि ये दोनों ज़रूरी है। और यहाँ से क्वेश्चन अभी तक भी सीधे सीधे, यानी कि अगर इस पेपर की भी अगर मैं बात करूँ तो
मैं ज़रूर कहूँगा कि कम से कम 60-70% तो दोनों शुक्ल और नगेंद्र से अपन आगे भी चल के देखेंगे। अभी बार बार शुक्ल आ रहे हैं या फिर नगेंद्र के बारे में पूछा तो नहीं, लेकिन उनके ग्रंथ से ज़रूर है। तब क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, मेरिट निर्धारित के लिए 30% जो प्रश्न होते हैं वो कहीं से कैसे। तो अब इस प्रकार के क्वेश्चन याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है और डिफिकल्ट भी है। देखिए आप, निम्न से कौन सा ग्रंथ अलंकार निरूपक नहीं है, यानी कि जिसमें अलंकारों का वर्णन नहीं किया गया है, क्योंकि जो रीतिकालीन जो कवि थे या फिर आचार्य थे वो काव्यांग विवेचन या फिर काव्यांग निरूपण कर रहे थे, या तो वो विशिष्टांग निरूपण थे या फिर सर्वांग निरूपण। तो विशिष्टांग निरूपण की बात करें तो किसी काव्य के किसी एक अंग का, जैसे कि काव्य दोष, काव्य गुण, रस, छंद, अलंकार, उसको लेकर के उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी। और या फिर सर्वांग निरूपक में सारा सारा जो जितने भी जो सभी जो अंग हैं काव्य के, उनको लेकर के अपनी रचना लिखी। तो ये सिर्फ पूछ रहा है कि कौन सा ग्रंथ मात्र अलंकार निरूपक नहीं है, तो यहाँ है कविकुल कल्पतरु, जो कि चिंतामणि का है। कविकुल कल्पतरु के रचयिता है चिंतामणि, जो कि मात्र अलंकार निरूपक नहीं है, बाकी सब के सब अलंकार निरूपक ग्रंथ हैं, जबकि ये सर्वांग निरूपक है। फिर हम आगे चलें तो ये कविकुल कंठाभरण दूल्हा का है, शिवराज भूषण भूषण की है, और ललित ललाम मतीराम का है। यहाँ चिंतामणि की जो एक और रचना है काव्य विवेक, तो यहाँ कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा होती कई बार काव्य निर्णय और काव्य विवेक में। तो काव्य निर्णय भिखारी दास की है और जो काव्य विवेक है वो है चिंतामणि की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, कौन सी रचना मात्र पिंगल छंद निरूपक नहीं है, यानी कि छंद निरूपक रचना नहीं है सिर्फ और सिर्फ। तो यहाँ पे है व्रत विचार, इसका जो सही आंसर है वो है व्रत विचार, और ये रचना है सुखदेव मिश्र की रचना है, जो कि मात्र छंद निरूपक है। याद रखना है कि यहाँ पे पूछा है कि कौन सी रचना मात्र पिंगल छंद निरूपक है, तो वो है व्रत विचार। फिर भाषाभूषण की बात करें तो वो जसवंत सिंह की है, काव्य रसायन की बात करें तो वो देव की है, और काव्य निर्णय की बात करें तो वो भिखारी दास की है। काव्य रसायन और शब्द रसायन याद रखिएगा, काव्य रसायन और शब्द रसायन दोनों एक ही रचनाओं के नाम है जो देव की है। अगर आप नगेंद्र जब पढ़ेंगे तो काव्य रसायन देख करके फिर उन्होंने कोष्टक में शब्द रसायन भी लिखा हुआ है, तो कन्फ्यूजन की स्थिति ना बने। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30, कौन सी रचना रस नायक नायिका भेद निरूपक नहीं है। तो सीधा पूछा, देखो पहला जो क्वेश्चन था वो जैसे कि 28वां वो अलंकार से, फिर दूसरा छंद से, फिर तीसरा रस से, नायक नायिका भेद निरूपक नहीं है। तो इसका आंसर है पद्माभरण, जो कि पद्माकर की रचना है। ठीक है, जगत विनोद की अगर हम बात करें तो वो भी पद्माकर की है, और सुख सागर तरंग की बात करें तो वो देव की है। क्वेश्चन नंबर 31, सर्वांग या विविध काव्यांग विवेचक आचार्य है। सर्वांग यानी जिन्होंने सभी जो अंग है काव्य के उनका निरूपण किया हो, ऐसे जो आचार्य इसमें से नहीं है तो वो है तोष। इसका जो सही आंसर है वो तोष। जो बाकी जो बचे हैं प्रताप शाही, सोमनाथ, भिखारी दास, वो काव्यांग विवेचन इन्होंने किया है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 32 में, रीतिकाल के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। रीतिकाल को लेकर के कुछ कथन दिए गए हैं, उसमें से अपन को वो ढूंढना है जो इसमें से सही नहीं है, यानी कि असंगत है। पहला है कि सजीव श्रृंगार की एक अदम्य लिप्सा इस युग के साहित्य में प्रतिबिंबित है। बिल्कुल ये सही है इसका। कुछ रचनाओं में मुख्यतः काव्यशास्त्र सिद्धांतों को छंदोबद्ध किया गया है, तो कुछ रचनाएं लक्षण मुक्त है। बिल्कुल ये भी सही है। कुछ रचनाओं में काव्यशास्त्र के जो सिद्धांत है वगैरह है, जो काव्यांग विवेचन है वो किया गया है, तो कुछ लक्षण मुक्त भी है जो रीतिकाल में। क्योंकि जैसे कि हम अगर इनकी बात करें रीति मुक्त कवियों की, तो उसमें सब के सब आ जाते हैं, उन्होंने कोई काव्यांग विवेचन नहीं किया। तो और इस काल के रीति ग्रंथ, लक्षण ग्रंथ संस्कृत लक्षण ग्रंथों की छाया से पूर्णतया मुक्त है। तो जो इसका जो तीसरा जो ऑप्शन है वो यहाँ पे असंगत है, इसलिए अपना ऑप्शन भी ये हो गया तीसरा। क्योंकि जो भी रीतिकाल में जो भी कवि लेखक जो लिख रहे थे तो वो बिल्कुल संस्कृत ग्रंथों से पूर्णतया मुक्त बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि उन्होंने भानुदत्त की रसमंजरी, जैसे कि जयदेव का जो चंद्रालोक था, या फिर उनकी जो रसतरंगिणी है, या फिर बात करें अप्पय दीक्षित की कोल्यानंद, और जो अनेक ऐसे जो ग्रंथ थे उनसे उन्होंने सामग्री ग्रहण की थी। तो ये कहना बिल्कुल भी समीचीन नहीं है कि वो पूर्णतया मुक्त है। रीति काव्य के विकास में तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों का महत्वपूर्ण योग रहा। बिल्कुल सारा जो काव्य था वो दरबारी था, तो बिल्कुल पूरा योग रहा था। चलते हैं प्रश्न संख्या 33 में। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि आचार्य लोग तो कविता करने की रीति सिखलाते हैं, मानव व संसार से यह कहते हैं कि अमुक विषयों के वर्णनों में अमुक प्रकार के कथन उपयोगी है और अमुक प्रकार के अनुपयोगी।
तो उक्त कथन किसका है। अब ये प्रश्न भी जैसे कि मेरिट निर्धारण में आप देख सकते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन की कहीं न कहीं मुझे लगता है कि वो पूरी उपयुक्त है। अब हम अगर इसकी बात करें तो इसका जो ऑप्शन है वो है कि सही आंसर है मिश्र बंधु। मिश्र बंधु ने हिंदी साहित्य की इतिहास परंपरा में अपना साहित्यिक ग्रंथ में बहुत योगदान दिया। 3 भाई थे ये मिश्र बंधु, जो 3 थे, श्याम शिव और शुक्रदेव मिश्र। तो और फिर अगर इनकी बात करें तो इनका जो ग्रंथ है वो है मिश्र बंधु विनोद और एक है हिंदी नवरत्न। अब हो सकता है कि ये मिश्र बंधु विनोद से पंक्ति उठाई गई हो, क्योंकि इसके बारे में इतना पता करना कि ये कहाँ से पूछे जा रहे हैं। अब हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की भी अगर हम बात करें तो सारे इतिहास ग्रंथ जो इतने सारे लिखे गए हैं वो सारा पढ़ना संभव नहीं है। तो इसलिए ये जो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो अगर आपको नहीं आ रहा है तो इसको छेड़े ही नहीं, तो अपना भी फायदा है। बाकी तो गलत होने के आसार बनते हैं, क्योंकि हम मिश्र बंधु तो क्या सोचेंगे कि सोच सकता है कि नगेंद्र सोच सकते हैं या फिर रामकुमार वर्मा भी सोच सकते हैं। प्रश्न करने की अपनी एक टेक्निक है। इस बात का खास तौर से ख्याल रखें कि जब आप किसी ऑप्शन को सही कर रहे हैं तो उसको सही करने का कारण आपके पास पता होना चाहिए, और बाकी जो 3 अगर आप गलत कर रहे हैं तो उन तीनों को आप क्यों गलत कर रहे हैं वो भी आपके पास होना चाहिए। जब आप ये सोच के प्रश्नों का आंसर देना शुरू करेंगे तभी जाके सफल होने के पूरे आसार होंगे। तुक्के लगाने की सोचे भी मत। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। मतीराम जी के रसराज के समान पद्माकर जी का खालिस्तान है भी काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठहार रहा है। वास्तव में यह श्रृंगार रस का सार ग्रंथ सा प्रतीत होता है। शुक्ल जी का यह कथन पद्माकर की किस रचना के संदर्भ में है। जब हम शुक्ल जी के ग्रंथ को पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास को, और फिर जब उसमें अपन पद्माकर पढ़ते हैं तो पद्माकर के चारों के चारों ये ग्रंथ यहाँ दिए रखे हैं, तो उसमें से ये किसकी बात कर रहे हैं, तो जी हाँ ये बात कर रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 जगत विनोद की। ऐसी कैसी लाइन है, उन्होंने लिखा है कि मतीराम जी के रसराज के समान पद्माकर जी का जगत विनोद भी, तो यहाँ जो खालिस्तान है वहाँ से जगत विनोद है। अब इस तरह से जो उन्होंने शुक्ल ने जो लिखा है सीधी पंक्ति उठा करके दे देना, ये एक तरह से काफ़ी पेचीदा मामला हो जाता है। और इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आरपीएससी बनाने लगी है तो यूँ समझ लीजिए आपकी खतरा बढ़ रहा है। आगे चलते हैं हम सीधे कि क्वेश्चन नंबर 35 में भक्तिकालीन राम काव्य धारा के विषय में असंगत है। भक्तिकाल की जो कृष्ण काव्य धारा और राम काव्य धारा है, राम काव्य धारा के जो प्रतिनिधि कवि हैं वो तुलसी हैं और कृष्ण काव्य धारा के जो प्रतिनिधि कवि हैं वो सूरदास है। तो इसमें से राम काव्य धारा में कौन सा असंगत है वो ये पूछ रहा है। तो इस साहित्य में तुलसीदास का प्रमुख स्थान है, तो बिल्कुल, क्योंकि राम काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि और जन के जो कंठहार हैं वही हैं तुलसीदास, तो बिल्कुल प्रमुख स्थान है ही है। इसमें लोक संग्रह की भावना है, जी बिल्कुल है लोक संग्रह की भावना। और तीसरा है कि यह काव्य अवधि और ब्रज दोनों में रचित है, जी हाँ बिल्कुल, यह काव्य अवधि और ब्रज दोनों में रचित है। शुक्ल ने जो 12 रचनाएं तुलसी की बताई है, तो उसमें से भी अगर हम कहें तो आदि जो रचनाएं हैं वो अवधि में है, जबकि आदि रचनाएं ब्रज भाषा में रची गई है। और चौथा ऑप्शन है कि यह कृष्ण काव्य के प्रभाव से पूर्णतया मुक्त है, तो यह गलत है बिल्कुल, यानी कि असंगत है। जो राम काव्य जो था वो कृष्ण काव्य से बिल्कुल भी पूर्णतः मुक्त नहीं है, क्योंकि तुलसी ने जो अपने से शुक्ल हैं उन्होंने स्वयं कहा कि ब्रजभाषा का जो माधुर्य हम सूरसागर में पाते हैं वही माधुर्य हम गीतावली और कृष्ण गीतावली में भी पाते हैं। तो गीतावली और कृष्ण गीतावली दोनों रचनाएं तुलसी की हैं। और यूँ कहें कि आप जो गीतावली जो है वो तो सूरदास के अनुकरण भी पर ही लिखी गई है, तो ये बिल्कुल भी पूर्णतः मुक्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 36 कहता है कि केशवदास के कर्तृत्व विषय कौन सा कथन सही नहीं है। केशवदास के बारे में बहुत सारा कुछ जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से एक ऐसा ऑप्शन है जो कि असंगत है, यानी कि सही नहीं है, बाकी 3 सही हैं। तो रामचंद्रिका में कथा के क्रमबद्ध रूप और अवसर के अनुकूल विस्तार संकोच का विशेष ध्यान रखा गया है, यही ऑप्शन गलत है इसका, यानी कि सही नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है। रामचंद्रिका में कथा के क्रमबद्ध रूप और अवसर के अनुकूल विस्तार संकोच का विशेष ध्यान नहीं रखा गया है। और रामचंद्रिका में इनको विशेष सफलता ही सिर्फ संवादों में मिली है, बाकी पूरी जो आलोचना आचार्य शुक्ल ने की है वो पढ़ने योग्य है। जब आप कभी शुक्ल का इतिहास पढ़ेंगे तो ज़रूर देखेंगे। इनकी सबसे अधिक कल्पना अलंकार संबंधी है, बिल्कुल। जो केशवदास है उनका सबसे प्रिय अगर कोई चीज़ रही है तो वो है अलंकार, इसलिए इन्होंने कहा भी है कि जति सुजाति सुलक्षणी, तो इन्होंने पूरी परिभाषा दी है। जो पंक्तियाँ उनकी बार बार पूछी भी जाती है। और इनकी कविताओं में चमत्कार प्रदर्शन के कारण भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष प्रदान हो गया है, ये भी सही बात है।
और इसी कारण जो आचार्य शुक्ल है उन्होंने केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा था और कठिन गद्य का प्रेत अज्ञेय को कहा जाता है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। कवि प्रिया, रसिक प्रिया और छंदमाला लक्षण ग्रंथ है, तो बिल्कुल सही बात है कि ये इनके लक्षण ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 37 में चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 37, किस विकल्प में सभी रचनाएं भिखारी दास की है? रीतिकाल के जो रीतिबद्ध धारा के प्रमुख कवि हैं भिखारी दास, कोई एक ऐसा ऑप्शन है इसमें से जिसमें सारी रचनाएं भिखारी दास की है? तो श्रृंगार निर्णय की बात करें तो जी बिल्कुल ये भिखारी दास की है। रसराज की बात करें तो रसराज भिखारी दास की नहीं है, ये मतीराम की है। फिर व्रत विचार पर हम पहले बात करके आए थे, ये सुखदेव मिश्र की है। फिर काव्य निर्णय की बात करें तो ये भिखारी दास की है। और शब्द रसायन की बात करें, जैसा कि हमने पहले जिक्र किया था कि काव्य रसायन और शब्द रसायन एक ही रचना है और ये देव की है। और काव्य विकास, फिर काव्य विकास मैंने कोशिश की ढूंढने की लेकिन ये मिला नहीं। फिर हम बात करें रस रत्नाकर की, तो रस रत्नाकर सुखदेव मिश्र की है। रस सारांश की बात करें तो ये भिखारी दास की है। और रस पीयूष निधि ये सोमनाथ की है, ना कि भिखारी दास की। तो चौथा ऑप्शन अपना बिल्कुल सही बैठता है यहाँ पे कि काव्य निर्णय भिखारी दास की है, रस सारांश भिखारी दास की है और छंदोर्ण व पिंगल ये भी भिखारी दास की है। जब आप भिखारी दास की रचनाएं देखेंगे तो तीनों उसमें पाएंगे। और अमूमन तौर पे देखा जाए तो मुझे भी ये दो ही याद थी। और तो अब इस प्रकार के क्वेश्चन जब आ जाते हैं तो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि दो रचनाएं यहाँ देख सकते हैं कि सीधी सीधी पूछी नहीं गई दूसरे में। तो हम अगर थोड़ा सा अपना जो दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो सही करने के आसार प्रश्न बनते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। वो प्रश्न संख्या वो है 38। मतीराम से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? रसराज और ललित ललाम इनकी विशिष्ट ख्याति के मुख्य आधार हैं। जी हाँ बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही है। फिर आगे चलते हैं। रसराज श्रृंगार रस और नायिका भेद का ग्रंथ है। बिल्कुल सही बात है कि रसराज श्रृंगार रस और नायिका भेद का ग्रंथ है। रसराज के नायक नायिका अत्यधिक चतुर और क्रियाविज्ञ है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें जो दे रखा है वो गलत है। रसराज के जो नायक नायिका वो अत्यधिक चतुर और क्रियाविज्ञ नहीं है। और ललित ललाम में अलंकारों के लक्षण और उदाहरण दिए गए हैं, ये बिल्कुल सही है। तो अपना जो ऑप्शन हो गया इसमें 38 में वो है 3। रसराज के नायक नायिका अत्यधिक चतुर और क्रियाविज्ञ नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, इस प्रकार के प्रश्न मेरिट का निर्धारण करते हैं। ये कतई ज़रूरी नहीं है कि हर कोई ये प्रश्न छेड़ भी पाएगा, करना तो दूर की बात है, छेड़ना कह रहा हूँ मैं, कि इनको कोई पढ़ के चक्कर आ जाए। इस प्रकार के क्वेश्चन है, अभी कह भी नहीं सकते कि इन्होंने कहाँ कहाँ से उठाए हैं। और हिंदी में जो विषय वस्तु है पढ़ने के लिए उसकी कोई कमी नहीं है, भरपूर है, भरमार है। आप एक साहित्य पढ़ो, दो पढ़ो। साहित्य के इतिहास के ग्रंथ 10, 15, 20 ऑथेंटिक लिखे जा चुके हैं। अगर हम शुरुआत से अगर हम पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे को छोड़ भी देना, अगर शुक्ल से भी शुरू करें तो उसके बाद के भी सब के सब अपने आप में महारथी हैं। तो कहाँ से ले गए हैं ये सोचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कौन सा कथन भूषण के व्यक्तित्व और कर्तृत्व के संदर्भ में सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 39 कि इनकी कविता वीरस प्रधान है। जी हाँ बिल्कुल, रीतिकाल के एकमात्र ऐसे के ये कवि हैं जो वीरस प्रधान इन्होंने कविताएं लिखी। शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक इनके प्रबंध काव्य हैं। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। 2 नंबर ये सही नहीं है कि शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक ये स्फुट छंदों में लिखी गई रचनाएं हैं, न कि प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य और जिस तो छंदों में लिखी गई, अगर हम यूँ थोड़ा समझ लें एक उदाहरण से कि प्रबंध काव्य और खंड काव्य का क्या मीनिंग है, तो हम सीधा मैथिली शरण गुप्त को ले सकते हैं। मैथिली शरण गुप्त ने जो साकेत लिखा है वो प्रबंध काव्य का उदाहरण है, क्योंकि उसमें जो कथा है वो पूरे विस्तार से एक साथ चलती है शुरू से एंड तक। और अगर हम जैसे कि महाभारत का जो जयद्रथ वध को लेकर के उन्होंने जो अपनी रचना लिखी है वो खंड काव्य है, क्योंकि उन्होंने महाभारत के किसी एक प्रसंग को उठाया है और अपनी रचना लिखी है, तो खंड काव्य का उदाहरण है। तीसरा ऑप्शन है कि रुद्र सोलंकी ने इन्हें भूषण की उपाधि से विभूषित किया, तो बिल्कुल ये सही है। भूषण की उपाधि इनको रुद्र सोलंकी ने दी थी। कहते हैं कि इनके जो बचपन का नाम या फिर जो मूल नाम जो इनका है वो घनश्याम था। रीतिकार के रूप में इन्हें अधिक सफलता नहीं मिली, बिल्कुल। और यूँ कह सकते हैं कि आचार्य शुक्ल ने तो किसी को ही आचार्य की श्रेणी में माना ही नहीं, बहुत कम को माना कि किसी को मिली, किसी को मिली नहीं। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। और क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि देवकृत सुख सागर तरंग को नायिका भेद का एक विश्वकोश समझना चाहिए। देवकृत सुख सागर तरंग को, जो देव की रचना सुख सागर तरंग, उसको नायिका भेद का पूरा विश्वकोश समझना चाहिए। और इसके लिए जो ये जो कथन है जो कहा है वो विद्वान ने कहा है, वो है डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र की अगर हम बात करें तो हिंदी साहित्य का इतिहास तो इन्होंने लिखा ही है। बाकी जो नागरिक प्रचारणी सभा है उसके द्वारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास, वृहद इतिहास 16 खंडों में विभाजित है, उसमें इन्होंने अपनी एक पुस्तक यानी कि एक भाग पूरा लिखा और उसका नाम है
रीति काव्य की भूमिका, और इनकी अपनी एक पुस्तक भी है रीति काव्य की भूमिका। तो यूँ कह सकते हैं कि ये जो कथन दिया गया है डॉक्टर नगेंद्र की रीति काव्य की भूमिका से लिया गया है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 41 में। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। शुक्ल जी का कथन, ये वापस शुक्ल जी का कथन आया है, इसलिए मैं बार बार आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि आप कोशिश करें कि साहित्य के इतिहास में शुक्ल को ज़रूर पढ़ें। और शुक्ल की जो भाषा है वो अगर आप कम से कम उसको 5-7 बार तो नॉर्मली उस इतिहास को आप बार बार पढ़ेंगे तब जाकर तो समझ में आती है, क्योंकि वो तो विद्वान पंडित व्यक्ति ठहरे हैं और हम ठहर रहे हैं सिर्फ तैयारी करने वाले। तो हिंदी के हम प्रखांड पंडित तो है नहीं, तो उनकी भाषा को समझने में ही मुझे लगता है कि 2-3 बार 4 बार अगर आप बार बार उसको साहित्य को पढ़ेंगे तो उनकी भाषा पकड़ लेंगे, क्योंकि उनका लिखा हुआ समझ में आ जाता है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप उनकी भाषा के लिए एक बार आप साहित्य के इतिहास को ज़रूर पढ़ें। आगे चलते हैं तो इसमें इन्होंने कहा है बिहारी सतसई को लेकर के। ये जो कथन आप देख रहे हैं कि इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है, प्रसिद्ध है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पहले भी प्रश्न पूछा गया है। तो ये बिहारी सतसई के लिए कह रहे हैं, जिसमें बिहारी सतसई में 713 दोहे हैं। और बिहारी का जो संबंध है वो राजस्थान जयपुर से रहा था मिर्जा राजा जयसिंह के साथ, तो आप सब जानते हैं, तो ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं। और फिर हम छोटी क्लासों से ही बिहारी को पढ़ते हुए आ रहे हैं। प्रश्न संख्या 42 में चलते हैं अपन सीधा। प्रश्न संख्या 42 क्या कहता है कि जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समास शक्ति जितनी ही अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। और तर्क दे रहे हैं कि यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी, यानी कि विद्यमान थी। बिल्कुल ए और आर दोनों सही है। और ये जो तर्क दिए हैं दोनों के दोनों, यानी स्थापना और तर्क दोनों ही शुक्ल जी के हैं और शुक्ल जी के इतिहास से ही लिए गए हैं। वापिस शुक्ल जी आए हैं, तो अब आप समझ ही रहे होंगे कि उनको पढ़ना कितना ज़रूरी है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 43 में। और क्या कहता है 43, ये भी स्थापना और तर्क है कि जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा, बिल्कुल उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी। कुछ कुछ स्थापना और तर्क तो ऐसे होते हैं कि हमको पढ़ते ही समझ में आ जाते हैं कि इसमें नेगेटिविटी कोई मतलब नकारात्मकता जैसी कोई चीज़ नहीं दिख रही, बल्कि बिल्कुल सही है कि जब जनता कोई किसी कवि की कविता स्वीकार करेगी तभी वो बनी रहेगी। और तर्क, क्या संस्कृत साहित्य में क्या हिंदी साहित्य में सहस्रों कवियों ने अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में ग्रंथ रचे जिनका आज तक पता नहीं है। बिल्कुल ये दोनों ए और जो आर हैं वो दोनों सही है कि उस समय जो तत्कालीन जिस प्रकार के आक्रमण जो हुए थे रीतिकाल में, या फिर जो आक्रांता थे, उन्होंने, आपको पता ही है कि जो ग्रंथ या फिर लाइब्रेरी या फिर कॉलेज जो उस समय के जो तत्कालीन विश्वविद्यालय थे उनको जला दिया था। तो बहुत सारा जो नष्ट हो गया है साहित्य। तो 44 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 44 क्या कह रहा है कि प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनमें एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किसके संदर्भ में है? यहाँ ये कह रहे हैं कि प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। तो यहाँ वापिस शुक्ल का कथन है, यानी कि उनके इतिहास से लिया गया है। तो ये जो पंक्ति है उन्होंने कही है आलम को लेकर के। अब क्योंकि प्रेम की पीर की बात अगर हम करें तो सीधा हमारा जो दिमाग में आता है वो आते हैं आचार्य शुक्ल, घनानंद, जबकि इसमें इसका ऑप्शन घनानंद नहीं है। अगर आपकी जगह मैं होता है, मेरी जगह आप होते तो घनानंद ही करते। लेकिन ये जो पंक्ति जो पूछी है कि प्रेम की पीर तो है ही, क्योंकि जैसे कि अपन शुक्ल के इतिहास को पढ़ेंगे तो प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ है। घनानंद के बारे में वो कहते भी हैं, और वो ये भी कहते हैं कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। तो ये पंक्ति जब आती है तो वो घनानंद के लिए है। लेकिन यहाँ पे इश्क का दर्द और प्रेम की पीर दो ऐसे पंक्ति आई है, छो शब्द आए हैं, तो इसमें से एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। तो ये इन्होंने आलम के लिए कहा है, आलम की रचना आलम के लिए है, और ये हम देख के आए हैं पीछे। तो आगे चलते हैं 45 क्वेश्चन में कि नेही महा ब्रजभाषा प्रवीणो सुंदरतानी के भेद को जाने। वापस ये ऐसे प्रश्न हैं जो सीधा सीधा मेरिट का निर्धारण करते हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार घनानंद की यह काव्य प्रशस्ति किसके द्वारा की गई है? तो इसका जो आंसर है ब्रजनाथ है। और मैंने भी ये आंसर, आप समझ लीजिए कि जो इसके आंसर की है उसमें ही देखा है। तो और बाकी मैंने भी कहीं पढ़ा नहीं है अब तक। इतना जो कह सकते हैं कि संघर्ष किया है इस दौरान, कहीं नज़र नहीं आता कि इस प्रकार की कोई पंक्तियां हैं। तो अब यूं कह सकते हैं कि मान लीजिए कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार है घनानंद की प्रशस्ति काव्य प्रशस्ति किसके द्वारा की गई है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, जैसा कि हमने पीछे भी बात की थी, हिंदी साहित्य का अतीत नाम से एक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। हो सकता है कि ये जो पूरी जो लाइन है वहाँ से उठाई गई हो,
तो बिल्कुल ये संभव है। और विश्वनाथ प्रसाद वही व्यक्ति है जिन्होंने रीतिकाव्य जो है पूरा रीतिकाल को 3 भागों में बांटा था कि रीति जो धाराओं में विभक्त किया था काव्य को, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो ये थोड़ा ध्यान रखने योग्य बातें हैं। फिर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 46 में, और ये कहता है कि अभिधा उत्तम काव्य है। यहाँ पे ये जो वाक्य लगा रखा है, क्योंकि मैंने जहाँ जहाँ भी पढ़ा है ये काव्य है। अगर शुक्ल की किताब भी अगर आप उठा के देखेंगे तो यहाँ वाक्य नहीं है, उन्होंने काव्य लिख रखा कि अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन। ये जो पंक्ति है वो देव की है, प्रसिद्ध है, कई बार किसी हर एग्जाम में नेट में तो कम से कम 50 बार ये पूछ ली गई है। और याद भी रखनी है आपको कि उन्होंने जो अभिधा और जो शब्द शक्तियाँ हैं उनको लेकर के ये पंक्तियाँ कही थी। यदि अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस कहत नवीन। ये आपको जरूर याद रखना है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 47 में। इनका सार्थ सौष्ठव और नवोन्मेष बिरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। बिल्कुल ये बात कर रहे हैं देव की। आचार्य शुक्ल की पंक्ति है, वापिस शुक्ल आ ही गए हैं। तो इतने सारे अपने प्रश्न देखिए आप कितने कोटेशन जो हैं जो सीधे सीधे शुक्ल की पुस्तक से ही आ रहे हैं। तो वो आधार ग्रंथ है, उसको छोड़ करके पढ़ाई नहीं हो सकती। और मैं बार बार कहूँगा कि आप किताबें ही पढ़ें, गाइड को, क्योंकि गाइड वाले इतना सारा सब कुछ नहीं देते हैं। तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो देव इसमें है। अगले चलते हैं कि 48 क्वेश्चन पे, सेनापति के काव्य कौशल के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है। सेनापति जो कि रीतिकाल के सबसे प्रसिद्ध ऋतुवर्णन के लिए जो प्रसिद्ध रहे उनके लिए हैं। देखें कवित रत्नाकर इनकी प्रसिद्ध रचना है। बिल्कुल सही बात है, ये इनका विवरण सही है। कवित रत्नाकर आद्यंत रामचरित्र और राम भक्ति भावना से उत्प्रोत है। तो भाई साहब ये जो है दूसरा ऑप्शन ये गलत है। कवित रत्नाकर यानी कि आद्यंत शुरू से लगा करके अंत तक सिर्फ रामचरित्र में, तो ऐसा नहीं है। जो कवित रत्नाकर है उसमें कुल 5 तरंगे हैं, जिसमें से चौथी और 5वीं तरंग को जो है वो राम भक्ति भावना से लेकर के लिखी गई है। बाकी जो प्रथम तरंग है उसमें तो पूरा श्लेष इनका प्रिय अलंकार है। देखिए आप, जो उस प्रथम तरंग में इन्होंने श्लेष अलंकार को लेकर के पूरी तरंग लिख डाली है। और दूसरी जो तरंग है उसमें ऋतु वर्णन किया गया है। इनकी अप्रतिम सफलता उत्कृष्ट ऋतु वर्णन में है। बिल्कुल सही है। तो ये जो ऑप्शन है दूसरा नंबर वो गलत है, ये आप याद रखें। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 49 में। आगे के कवि रिजी है तो कविताई, न तो राधिका कन्हई सुमिरन को बहानो है। प्रसिद्ध पंक्ति है भिखारी दास की, कई बार पूछी गई है। तो ये याद रखने योग्य है कि भिखारी दास के बारे में ये पंक्ति बार बार पूछी जाती है कि आगे की कवि रिजी है तो कविताई, न तो राधिका कन्हई सुमिरन को बहानो है। अगर जो दरबार के जो कवि हैं, इस दरबार के जो लोग हैं, कवि हैं, और जिसके लिए मैं लिख रहा हूँ, हो सकता है कि रीतिकाल के बाद आधुनिक काल के, अगर उनको पसंद आ जाए कविता तो अच्छी बात है हमारी, नहीं तो भगवान राधा और कान्हा को सुमिरन का बहाना मात्र है ये कविता करना। तो क्वेश्चन नंबर 50 पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से प्रबंधात्मक रचना है, यानी कि कौन सी रचना इसमें से प्रबंध काव्य है। तो वो है ऑप्शन नंबर 2 पद्माकर की हिम्मत बहादुर विरुदावली। इसमें इन्होंने अपने आश्रयदाता की प्रशंसा भी की है और साथ में उनका पूरा का पूरा जो जन्म वृत्तांत है वो लिखा है, शुरू से लगा करके एंड तक। हिम्मत बहादुर विरुदावली में शिवा बावनी भूषण की है और भवानी विलास देव की है और जगत विनोद भी पद्माकर की है। और इसके साथ ही 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। 25 पे अपन ने पहले बात की और 25 पे आज। तो अगले जो वीडियो होगा उसमें हम फिर शुरुआत करेंगे 51 से। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।